हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फंक्शंस बिलो इज अ कॉमन आइगन फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर। यहाँ डिफरेंशिएट एंड डबल डिफरेंशिएट ऑपरेटर दिया है और उसके लिए आइगन जो फंक्शन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन रहेगा। तो आइगन फंक्शन की बात करें तो आइगन फंक्शन क्या होते हैं? आइगन फंक्शन अगर देखें तो आइगन फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन जिन पर कोई ऑपरेटर यूज़ करने पर इनका जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या आती है, सेम फंक्शन हमें ऑब्जर्व होता है विद कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ले लेते हैं n, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आइगन फंक्शन कहते हैं जिसमें कोई ऑपरेटर यूज़ करने पर जो सेम फंक्शन है वो हमें ऑब्जर्व होता है विद कांस्टेंट। तो हमने यही देखना है, इन जो ये हमें फंक्शन दिए हैं ऑप्शन में, इन फंक्शंस पे हमें ऑपरेटर यूज़ करना है। ऑपरेटर हमें डिफरेंशिएट का दिया है तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएशन पे अगर हमें सेम फंक्शन मिलता है तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस एक्स दिया है, कॉस एक्स के लिए कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉस एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करूँगी तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, कॉस एक्स का। हमें पता है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स आता है और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन एक्स। क्या सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आइगन फंक्शन नहीं है। सेकंड इसने दिया है के एक्स की अगर मैं बात करूँ तो के एक्स को डिफरेंशिएट कर ले। के एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचता है सिर्फ के। अब यहाँ पे के एक्स फंक्शन था, यहाँ पे सिर्फ के बच गया है, इसका मतलब सेम फंक्शन क्या रिपीट हुआ है? नहीं। तो ये आइगन फंक्शन होगा, नहीं होगा। देन थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारा, एक बार देख ले थर्ड क्या है। थर्ड है ई पावर में आई एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करें, आयोटा एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें पता है क्या आता है, जो ये आयोटा है, देखो इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर ई आई एक्स सेम आएगा और जो आयोटा है वो आगे आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन हमें आती हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई ई आई एक्स, इसकी वैल्यू ये रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होगी हमारी आइगन वैल्यू, जो आयोटा है वो क्या हो जाएगी हमारी आइगन वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा आइगन फंक्शन। ये क्या रहेगा, आइगन फंक्शन, ठीक है। क्यों कहा मैंने इसको आइगन फंक्शन, देखो ये सेम फंक्शन रिपीट हुआ है, ये सेम फंक्शन रिपीट हुआ है विद कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट के साथ अगर सेम फंक्शन रिपीट होगा, देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया है आई, तो ये आई हमारी आइगन वैल्यू होगी और जो फंक्शन, जिस फंक्शन पे हमने ऑपरेटर लगाया था वो फंक्शन हमारा आइगन फंक्शन होगा। और आइगन फंक्शन कब होगा, जब ऑपरेटर लगाने पर सेम फंक्शन रिपीट होगा। तो ये डी बाई डी एक्स से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइगन फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। अब ये कह रहे हैं डी बाई डी एक्स के साथ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेशन भी लगाओ। तो इस डबल डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, ई डी पावर आई एक्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख ले, डबल डेरिवेशन मतलब दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसको करना है, ई पावर आई एक्स, आयोटा एक्स। अब इसको एक बार ही करने पर हमने निकाल रखा है क्या आता है, आयोटा ई आई एक्स। अगली बार फिर करेंगे तो क्या आएगा, ये जो आयोटा है ये तो कांस्टेंट है, आगे चले जाएगा। अगर मैं इसको फिर डिफरेंशिएट करूँ तो ये आयोटा तो आगे आ जाएगा, तो आयोटा आगे आ जाएगा तो आयोटा मैंने आगे ले लिया। अब आयोटा आगे आएगा तो बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ई डी पावर आयोटा एक्स। एंड इसका डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या पता है, क्या आता है, आई इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा आई आयोटा और फिर ई दी पावर आई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या रहेगा, ऊपर वाला जो
है, इसको मिटा देते हैं। देखो आई और आई को मल्टीप्लाई करने पर जो आयोटा होता है वो उसकी वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट -1। तो दूसरा आई जो आयोटा होगा उसकी भी वैल्यू तो वैल्यू अंडर रूट -1 होगी। तो जब अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 EIX। ठीक है, तो अभी भी तो देखो डबल डिफरेंशिएट करने पर भी तो हमें सेम फंक्शन रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो सेम फंक्शन यहाँ पे आंसर में आया है विद कांस्टेंट। तो ये जो -1 है ये आइगन वैल्यू हो जाएगी, e⁻IX क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। तो दोनों ऑपरेटर यूज़ करने पर यानी कि डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन करने पर दोनों ही ऑपरेटर यूज़ करने पर जो हमारा वैल्यू है वो आइगन फंक्शन होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइगन फंक्शन क्या रहता है, ऑपरेटर यूज़ करने पर सेम फंक्शन आंसर आएगा और सेम फंक्शन हमें आंसर में मिलेगा विद कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी फंक्शनल फ्रॉम ए ट्रायल वेव फंक्शन इज, जहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू है वो दे रखी है द वेरिएशनल ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी। वेरिएशनल ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो जो वेरिएशनल थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी निकालने के लिए हमें जो ये वेरिएशनल पैरामीटर दिया है इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है उसको क्या रखना पड़ता है, ज़ीरो रखना पड़ता है, डी अल्फ़ा। इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये इसका यूज़ करके यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका यूज़ करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। देन जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी तो उस अल्फ़ा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि एनर्जी इसी के इक्वल तो है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हमारी जो ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी है वो आ जाएगी। ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी के लिए हमने ये यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी में क्या कहता है कि डी अल्फ़ा जो है ज़ीरो के इक्वल रहता है। ठीक है, फिर उससे हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा निकल जाएगा, देन ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी भी निकल जाएगी। तो क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू क्या है, α² माइनस 3α/6। तो d/dx तो ई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे क्या है, α² माइनस 3α/6 यही है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि मैंने क्या कहा DE/dα क्या रखना पड़ेगा, ज़ीरो रखना पड़ेगा। ये ज़ीरो के इक्वल है। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करो। तो इस वैल्यू को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ d/dα 1/6 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको साइड में ले लेते हैं, इस ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, α² माइनस 3α, अरे इसको लगा ही लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगी, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है, सेम आता है। अब α² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, α² का डिफरेंशिएट करो, α² को डिफरेंशिएट करने पर 2α वैल्यू आएगी, माइनस 3α को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3α को डिफरेंशिएट करने पर d∝/d कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, आगे जाएगा सेम आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, 6 को इधर भेज देते हैं। देन अब क्या करना पड़ेगा, जो -3 है इसको उधर भेज दो, 2α इक्वल 6 माइनस 3। फिर अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस 3 3/2। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3/2। लेकिन 3/2 अभी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन में 3/2 दिखेगा लेकिन 3/2 आंसर नहीं है। 3/2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है, और हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का जो फार्मूला है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। तो ये है एनर्जी का फार्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो एनर्जी का फार्मूला उसने दिया है वो क्या दिया है, α² माइनस 3α/6। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर ले, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 स्क्वायर। ठीक है, ये 1/6 को मैं बाहर ही लिख लेती हूँ, 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको
मिटा लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 का ले लो, 3 3 9/2 माइनस ये भी इधर, सॉरी इधर कोई स्क्वायर कुछ नहीं था, इधर ये है 3 अल्फ़ा थी वैल्यू, तो यही रहेगा -3 × 3/2, तो 3 × 3 कितना रहेगा 9, 9/2, इधर 2 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी और यहाँ हमें क्या करना है 1/6, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा 4 नीचे आएगा, फिर 9 माइनस 2 18 1/6 इक्वल 0। अब ये किसके इक्वल आएगा 9 माइनस 9/6 9/4 अपॉन 1/6, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन आंसर आ रहा है 3 -3/8। देखो -3/8 आंसर आ रहा है, क्या कहीं ऑप्शन में -3/8 है, -3/8, यानी कि बी हमारा क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m in a one-dimensional box of length 2L, the energy of the level corresponding to n = 8 is। अगर यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ लेवल पूछ रहा है किसका, जहाँ पे n = 8 है और जो l की वैल्यू है वो कितनी दी है 2L दी है और मास जो है m के इक्वल दिया है। तो एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें, किसके लिए बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है n² h² अपॉन 8ml², ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है n = 8 एंड l की वैल्यू दी है l = 2L, ठीक है। 2L दे रखा है, तो हमारा यहीं से इसी को हमने सॉल्व करना है, m को m ही रखना है, h को h ही रखना है, बाकी कोई चेंज हमने करने नहीं है। तो इसमें देख लो n 8 दिया है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 64, h² अपॉन 8 एज इट इज़ रहेगा, m एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे l 2L के इक्वल दिया है, यानी कि L² के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L² चाहिए तो 2L का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 4 और L², इसको L ही ले लो, स्मॉल l कैपिटल L जैसा भी होगा ऑप्शन में देख लियो। फिर उसके बाद इसको कैंसिल करें, 8 से कैंसिल हो जाएगा 64, नहीं 8 से नहीं होगा, 4 से कर लो, फिर 4 से कैंसिल हो जाए, 2 से कर लेते पहले, अच्छा 8 से ही हो जाएगा, 8 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2h² अपॉन ml², ये आंसर आ रहा है ऑप्शन में है 2h² अपॉन ml²। देखो 4th नंबर का ऑप्शन यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन 100 pm, द अनसर्टेनिटी इन इट्स स्पीड इज। देखो अनसर्टेनिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन दिया है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी है और पूछ रहे हैं स्पीड में अनसर्टेनिटी, इन स्पीड में अनसर्टेनिटी पूछ रहा है और m की वैल्यू दी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h की वैल्यू दे रखी है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो इक्वल रहता है
h/4 के, ये कांस्टेंट रहती है यानी कि h/4 के इक्वल रहती है। अब यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है और अनसर्टेनिटी इन स्पीड पूछा है, यानी कि डेल्टा न्यू की वैल्यू पूछी है। तो ये कहाँ से आएगी, हमें पता है जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी कि p होता है, p mv के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, m डेल्टा न्यू, यानी कि m अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, डेल्टा x m अनसर्टेनिटी इन न्यू इक्वल h/4 ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, जो हमें क्वेश्चन में जो जिस चीज़ की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। देन हमें फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला सबको ही पता होता है, तो हमें जो मोमेंटम है वो तो निकालना नहीं था, हमें स्पीड निकालनी थी, तो हमें मोमेंटम का स्पीड के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पीड का निकालना है तो डेल्टा न्यू निकालना है, बाकी सारी चीज़ें इधर भेज देंगे, h/4 m डेल्टा x, इन सब की वैल्यू को रख लो। तो सब की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है, अपॉन जो अनसर्टेनिटी इन 4 ठीक है, पाई 3.14 होता है, एंड m की जो वैल्यू दी है, m की वैल्यू कितनी दी, m तो अच्छा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है हमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये किलोग्राम में दे रखी है। फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल्टा एक्स को, जो कि हमें 100 पिकोमीटर दिया है। अब 100 पिकोमीटर को पिकोमीटर में ना रख के मीटर में रखेंगे, मीटर में रखेंगे तो 10⁻⁻12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आंसर आएगा मीटर में, मतलब ये जो होगा मीटर में होगा। अब जूल सेकेंड की बात करूँ तो जूल हमारा न्यूटन मीटर यानी होता है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर से हम मीटर कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और सारी वैल्यू ठीक ही है। अब हमारा जो आंसर आएगा, और जब इसको जूल को किलोग्राम मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड -3 आंसर आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड -2 आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक सेकेंड इनवर्स से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। अब इसकी जब ये सारी वैल्यू को सॉल्व किया जाता है तो ये जो आंसर आता है ये आता है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन इन हकल थ्योरी इज। साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन देख लेते हैं, इस तरीके से होता है। अब इसमें मैं अगर एनर्जी लेवल की बात करूँ तो हमें पता है जब हम एनर्जी लेवल देखते हैं तो जो ये ऑड साइड होती है उसको नीचे रखते हैं, इसको इस तरीके से बनाएंगे। मतलब एक जो कॉर्नर है वो हमेशा इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ब्यूटेन का बनाओगे तो इसका इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। अब समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फिर उसके बाद इसके एनर्जी लेवल इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो एनर्जी लेवल है इस तरीके इसके, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। नीचे वाला एनर्जी लेवल होगा α+2 बीटा और ऊपर वाला α- बीटा, ये इनके एनर्जी लेवल हैं। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की अगर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की अगर एनर्जी निकालनी है तो हमें करना पड़ता है ल्यूमो माइनस होमो। लूमो क्या है, ये है, और होमो क्या है, ये है, तो ल्यूमो माइनस होमो करें।
तो लूमो की एनर्जी क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और होमो की है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा में से माइनस करना है अल्फ़ा प्लस टू बीटा को। तो आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा, अगर इसको ओपन करके लिखें माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, टू बीटा माइनस टू बीटा एंड माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बीटा। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है ये एनर्जी चेंज को बता रहे हैं और आंसर क्या रहेगा, थ्री बीटा। तो ऑप्शन में जहाँ भी थ्री बीटा होगा उसको क्या कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द हर्मिशियन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से हर्मिशियन ऑपरेटर कौन है। अगर मैं हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करूँ तो हमें पता है कि क्वांटम केमिस्ट्री में जितने भी ऑपरेटर हम पढ़ते हैं, जितने भी ऑपरेटर यूज़ होते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, जो ऑपरेटर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर रहते हैं। कौन कौन से, जैसे पोजीशन का हो गया और स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, के वी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी है, ये सारे जो ऑपरेटर हैं ये कैसे रहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इनमें से देख लेंगे कोई भी क्वांटम केमिस्ट्री में यूज ऑपरेटर तो नहीं है। देखो माइनस एच कट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर तो नहीं है, माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा हमें पता है, जो माइनस आयोटा एच कट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये क्या है, पी एक्स के इक्वल होती है। ये पी एक्स क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर, पी एक्स क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है, ऐसा ऑपरेटर है जो हम क्वांटम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री का ऑपरेटर है, इसका मतलब यही हमारा आंसर रहने वाला है। डायरेक्ट पी एक्स नहीं दिया है, उसकी वैल्यू खोल के दे दी है, तो बात तो एक ही हुई। तो यही क्या रहेगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इन डिग्री ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विद आर टू जेड एक्सिस फॉर एल इक्वल टू एम इक्वल प्लस टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है, ये एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पूछ रहा है, एंगल यानी कि थीटा पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है कॉस थीटा इक्वल एम अपॉन एल, एल प्लस वन, ये जो वैल्यू है अंडर रूट में रहती है। ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें टू दी है, एल की वैल्यू भी टू दी है, टू प्लस वन, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में है। यहाँ पे आंसर आएगा टू अपॉन टू प्लस वन, थ्री टू जा सिक्स। तो ये वैल्यू आएगी कॉस थीटा की, ये वैल्यू किसकी है, कॉस थीटा की। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए, यानी कि सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स टू बाई अंडर रूट सिक्स। तो इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू 30, इसकी जो वैल्यू आती है 35.26 डिग्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ये कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर नेट में ये क्वेश्चन आता है तो नेट में तो कैलकुलेटर होता है हमारे पास, वहाँ से निकल जाता है। और अगर आप किसी अदर एग्जाम में आता है जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता है तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, an electron of mass m is confined to a one-dimensional box of length b. If it make a relative transition from second excited state to ground state, the frequency of the photon emitted is। पूछ क्या रहे, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे। ठीक है, और कब पूछ रहे, जब ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए तो हमें पता है एन की वैल्यू 1 रहेगी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राउंड जो एन की वैल्यू है 2 रहेगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, अब हमें म्यू निकालना है और हमें एन की वैल्यू 3, एक एन की वैल्यू 3 दे रखी है, एक एन की वैल्यू 1 दे रखी है। इसकी हेल्प से हम एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके, मतलब थर्ड की एनर्जी में से फर्स्ट की एनर्जी माइनस करके एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर एनर्जी डिफरेंस से म्यू निकाल लेंगे। तो निकाले, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है हमें, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ रिलेशन होता है, एनर्जी निकाल लो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो डेल्टा ई अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, E3 माइनस E1। E3 क्या रहेगी, E3 के लिए हमें पता है जो E3 है उसके लिए यानी कि E3 हमने किसके लिए लिया है, N3 के लिए, और E1 N1 के लिए। तो एनर्जी की E3 की वैल्यू देखें तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² होता है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है हमें, L जो है किसके इक्वल दिया है, B के। L की वैल्यू B के इक्वल दे रखी है, देखो लेंथ क्या दिया है, B दिया है। तो ये चीज़ें हम लास्ट में देख लेंगे, L को B से रिप्लेस कर लेंगे, बाकी तो सेम ही रहना है। तो माइनस N² H² अपॉन 8ml²। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, N की वैल्यू। तो यहाँ पे N की वैल्यू हमारी 3 है, 3 3 जा 9 आएगा इसके लिए आंसर, और इसके यहाँ पे N की वैल्यू 1 है तो ये तो 1 ही रहने वाला है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9H² अपॉन 8ml² में से 1H² अपॉन 8ml² माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 ही बचेगा, 8H² अपॉन 8ml²। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना रह जाएगा, H² अपॉन ml²। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो डेल्टा H होता है किसके इक्वल होता है, एच न्यू के। तो इसकी जगह हम एच न्यू रख देंगे, डेल्टा ई की जगह क्या रख दो, एच न्यू रख दो। एच न्यू किसके इक्वल है, H² अपॉन m, जो L की वैल्यू है यहाँ पे B दे रखी है तो इसको B² लिख लो। अब ये जो H² है, इस H² से एक H इधर का कैंसिल कर देंगे, म्यू की जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, H अपॉन MB² के। यही आंसर रहने वाला है, म्यू की वैल्यू H अपॉन MB²। देखो थर्ड नंबर का है। अगला क्वेश्चन दिया है लैम्डा फॉर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के लिए लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और W0 फॉर मेटल, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है मेटल के लिए। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी पूछ रखा है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, हम पढ़ते हैं ना, जो एच न्यू है, एच न्यू वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही तो रहता है, जब हम कहते हैं कि किसी प्लेट पे हम एच न्यू डालते हैं तो उसमें जो मिनिमम एनर्जी की नीड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करता है। तो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगी इससे, तो क्या रहेगा, एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखें, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए न्यू की वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन न्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी अपॉन लेमडा से, तो एच सी अपॉन लेमडा लिख दो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को एज इट इज़ रहने दो, पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो एच होता है प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन जो लैम्डा है वो लैम्डा हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉन, 4000 एंगस्ट्रॉन। अब इस एंगस्ट्रॉन को हमें मीटर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर को मीटर से कैंसिल कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स को सेकंड से कैंसिल कर देंगे, जो आंसर इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, अब हमें ये जो
एच न्यू की वैल्यू है ये जूल में ठीक है, अगर हम इस एच न्यू की वैल्यू को जूल में ले तो हम इससे इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। तो हम ये जो जूल वाली वैल्यू है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके इक्वल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। याद रखना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इतने जूल के इक्वल होती है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब क्या करना है, इस यहाँ से ये जूल वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे डिवाइड कर देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू से ये जो ऊपर वैल्यू दी है इसको डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा जो एच न्यू है किसके इक्वल आएगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻⁻10। ये जूल है, जूल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आप देखेंगे कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसमें से अब हमें क्या करना है, ये एच न्यू की वैल्यू निकली है, इसमें से हमें माइनस करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कितना दिया है? 2.13। तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो निकल के आती है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन होगा उसमें आप उसको आप चूज़ कर लेंगे, वही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाफ mv² इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल रहती है। तो यहाँ से मुझे पता है मुझे v निकालना है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज़ रहने दो, 2 इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आएगा, m इधर भेजेंगे नीचे आएगा, और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में आएगी। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ रख लो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, और 97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। और जो m है, m क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। m क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है में है। अब मुझे यहाँ पे जो किलोग्राम वाला रिलेशन है तो इसको जूल में रखना पड़ेगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जूल वाली वैल्यू चाहिए। तो ये जूल में रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर मीटर सेकेंड इनवर्स में आएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड में। तो इसको जब सॉल्व करोगी तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा 5.929 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ये आपको जहाँ ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन एटम थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए लैम्डा की वैल्यू दी है हाइड्रोजन एटम के लिए, और हीलियम के लिए निकालो कह रहा है। हीलियम प्लस जो आयन है उसके लिए निकालो कह रहा है। अगर मैं इनकी लैम्डा का रिलेशन निकालूँ तो वो हम निकाल सकते हैं एक फार्मूले से। फार्मूला होता है म्यू बार इक्वल 1/λ इक्वल RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। जब सिमिलर ट्रांजिशन होते हैं फॉर डिफरेंट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अलग अलग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर सिमिलर ट्रांजिशन है, देन हम क्या कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो म्यू बार है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा जो है Z² के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। देन यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा? μ1/μ2 इक्वल
लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इक्वल Z1 अपॉन Z2, ये क्या है स्क्वायर, Z वाली वैल्यू जो है स्क्वायर में है। तो अब यहाँ से वैल्यूज निकालें लेमडा की, हमें क्या पता है लेमडा 2 जो है हीलियम के लिए ले लेंगे, हीलियम प्लस के लिए। लेमडा 1 हमें लेना है हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि 4 3 4 2 दे रखा है। अब Z की वैल्यू ले, Z हमें पता है 1 यानी 1 हाइड्रोजन है, 2 हीलियम के लिए ले रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है 1 ही रहता है, हीलियम 2 के लिए एटॉमिक नंबर 2 रहता है। इन दोनों का स्क्वायर लेना है, यानी कि आंसर आएगा 1/4 के इक्वल। तो हम हाइड्रोजन लेमडा हीलियम के लिए निकालेंगे, तो क्या आएगा 4 3 4 2 अपॉन 4। इसका जो आंसर है वो लेमडा हीलियम प्लस के लिए रहेगा 108.5.5। ये ऊपर वाली एंगस्ट्रॉन में दे रखी है, तो ये भी एंगस्ट्रॉन में आएगा, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।